तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछले पार्ट में देखा था, मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट को पढ़ने से पहले अपने को जो परमाणु क्रमांक है 1 से 30 तक वो याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको जो आयन्स वाली सारणी है वो पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब वो परमाणु क्रमांक और आयन वाली सारणी होगी तो इस पार्ट के जो सूत्र है बनाने, अपने को समीकरण बनानी है, वो ज़्यादा अच्छे से अपन समझ पाएंगे। उनको अपने को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, अपन उस सूत्रों को खुद बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपने वो सूत्र और 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लिए होंगे। अब अपन अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में देखो, जो कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। उस पदार्थ के अंदर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। यानी अपनी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते, अपने पता होनी चाहिए बस रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब थोड़ा सा ये रासायनिक परिवर्तन है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जो पदार्थ की जो रासायनिक अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है और पदार्थ अपने मूल रूप से भिन्न हो जाता है। पदार्थ अपने मूल रूप से भिन्न हो जाता है। जैसे कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन। अब कोयले का दहन हो गया तो इससे क्या बन गई? आपकी राख बन गई। तो ये पदार्थ अपने मूल रूप से भिन्न हो गया। वापस अपन कोयले से क्या नहीं बना सकते? सॉरी, राख से अपन क्या नहीं बना सकते? कोयला। तो ये कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय। कैसा? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है। इसी प्रकार दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, अपन वापस दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये कैसा हो गया? तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बता ही दिया। अपनी बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। रासायनिक परिवर्तन के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला दे रखा है मैग्नीशियम विपन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का दहन या मैग्नीशियम रिबन के दहन से श्वेत चूर्ण बनना। श्वेत चूर्ण बनना। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम है का होता है Mg। अब मैंने कहा था कि आपको 1 से 30 तक आने चाहिए, ये आएगा मैग्नीशियम का। आपको पता होगा मैग्नीशियम नाम पे। और दहन जब भी होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया होगी। किससे क्रिया होगी? ऑक्सीजन से। यानी ये हो गया आपका मैग्नीशियम, और ये हो गया ऑक्सीजन। इन्होंने क्रिया करवाई तो बन गया आपका MgO। अब आप कहते हैं, आप सोचोगे कि ये Mg है, O2 है, MgO2 क्यों नहीं बना? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यही बात बताई थी कि अपने को पता है कि Mg+2 होता है और ऑक्सीजन 2- होता है नहीं? इसको इसके पैरों में लाओगे, इसको इसके पैरों में लाओगे तो क्या सूत्र बनेगा? Mg2O2। ये दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अपना सूत्र क्या बन जाएगा? MgO। बना कि नहीं?
अपन ऐसे नहीं कि यहाँ दे रखे हैं उसके आधार पे करेंगे, अपने को ये वो सारणी है जगह जगह काम आएगी, बता रहा हूँ आपको जगह जगह। इसलिए आप उस सारणी को और 1 से 30 तक प्रमाण क्रमांक को तो कंठस्थ कर लीजिए ताकि जगह जगह आपको काम आएंगे। तो अपना सूत्र बन गया एमजीओ, रटना की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताऊंगा आपको जगह जगह एक अपने काम आएंगे। मेन बात है वो ध्यान रखनी है, उसके अलावा अपने आप बन जाएगा। तो ये अपना एमजीओ बन गया, ठीक है। अब ये संतुलित नहीं है समीकरण, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ नोट करेंगे अपन, तो एमजीओ कितने हो गए 2। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका ये स्ट्रेट चूर्ण बन गया, स्ट्रेट चूर्ण बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है अपना कि जिंक, जेड है, दानेदार जिंक है, उसकी अभिक्रियापन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं H2SO4, H2SO4 कौन सा अम्ल अपना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका जिंक है। दानेदार जिंक की अभिक्रियापन किसके साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो ये बन जाता है आपका ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ये बन गया आपका सल्फेट, सल्फेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और जिंक सल्फेट बन गया। इनसे अपन वापस ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ये आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रखे थे दोनों, ठीक है। उसके बाद में अपना चैप्टर आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो आपके दे रखे हैं कि एक तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, किस में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, एक पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में गैस बाहर निकल सकती है, गैस का बाहर, और एक हो सकता है आपके अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसमें गैस बाहर निकल सकती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें कई सामान्य बातें हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको, परीक्षा में तो नहीं पूछते वो बातें, लेकिन पता होनी चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं, अभी अपन ने उदाहरण लिया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम का दहन करवाया, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अपन लगाते हैं तीर का निशान, किसका निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। तीर के निशान के बाईं तरफ का जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक, या फिर इसको क्रियाकारक भी बोलते हैं,
क्रिया कारक, रिएक्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक या क्रिया कारक। और तीर के निशान के दाईं तरफ का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपन उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या क्रियाफल, क्रियाफल कहेंगे इसको। तीर का निशान लगा तो ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। किसको बताएगा? अभिक्रिया की दिशा को बताएगा। और तीर के निशान के ऊपर अपन यहाँ पे ताप या कोई अभिक्रिया में दाब या कोई अपने को प्रेरक लगाना है तो वो लिख सकते हैं अपन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ये सामान्य अपने पास ध्यान रखना है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक तीर के निशान के बाईं तरफ का पोर्शन है वो अपने हो गया अभिकारक या क्रियाकारक है, और तीर के निशान का दाईं तरफ का भाग हो गया अपने उत्पाद या क्रियाफल। ठीक है। और जो तीर का निशान है वो अभिक्रिया की दिशा को इंगित करता है, दिशा को दर्शाता है। और तीर के निशान के ऊपर कोई अपन ताप है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई उत्प्रेरक है, इनको अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल काम में आता है। ठीक है। और यहाँ पे बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2। ठीक है। अभी आपको समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे, ये बनता है अपना। ठीक है। तो यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश काम में आता है, इसमें कौन आता है? सूर्य का प्रकाश। तो ताप हो गया नहीं। इसी प्रकार से पात्र में क्लोरोफिल यहाँ काम आता है, क्लोरोफिल बोलते हैं इसको। क्या काम में आता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल काम में आएगा। ठीक है। तो ये अभिक्रिया के जो भी अपन ताप दाब उत्प्रेरक कोई हो वो अभिक्रिया के ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब अपना टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया देखिए पहले, अब रासायनिक समीकरण। क्या होती है रासायनिक समीकरण? जब रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है उसको अपन सूत्रीय प्रतीक या संकेत के रूप में लिख देते हैं तो उसको अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे आपके बस। जब रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन सूत्र प्रतीक या संकेत के रूप में लिख देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे ये मैंने ले लिया, ये अपना था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या था? मैग्नीशियम। और इसका दहन हुआ तो इसने क्रिया की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे ये आपके शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, शब्दों के रूप में लिखा हुआ है। इसको अपन सूत्र संकेत या प्रतीक के रूप में जैसे Mg ये लिख दिया, ऑक्सीजन ये लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लिख दिया आपने। तो ये अपने सूत्र संकेत के रूप में दे दिया, इसको प्रतीक के रूप में दे दिया। तो यही क्या कहलाएंगे? रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। समझ आई बात? ये आपकी रासायनिक समीकरण होती है। अब अगली बात आती है अपने रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक समीकरण अपने दो प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को अपन कंकालीय समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकालीय समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे मैंने ले लिया आपका Zn प्लस H2SO4 और बना दिया मैंने ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो ये हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्व के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, उसको अपन क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अपन बात करें Zn की तो इधर 1 है, H2 की अपन बात करें तो इधर 2 है, सल्फर की या SO4 पूरे की बात करें तो ये कितना है? 1 है। ऐसे इधर बात करें तो Zn कितना है? 1 है। H2 कितना है? सॉरी H कितना है अपने हाइड्रोजन? तो कितने हैं? 2। और SO4 कितना है अपने? कितना है? 1। ये अलग अलग करें तो SO अलग करें तो ऐसे भी एक बराबर आ जाएंगे। तो ये क्या आ गए? प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या क्या आएगी? बराबर आएगी। उसको बोलते हैं अपन क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। जब इनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहेगी तो इनका द्रव्यमान भी क्या रहेगा? क्या रहेगा? द्रव्यमान भी समान रहेगा। द्रव्यमान भी क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान इस पे तो डिपेंड करेगा। अगर मान लो हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। इधर से 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। तो द्रव्यमान भी समान रहेगा। इसका मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। सिंपल सी है परिभाषा, ऐसे कोई पूछता नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता अभिक्रिया के दौरान। अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। यानी अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहेगी। अभिक्रिया से पहले प्रत्येक जो अभिकारक है उसके द्रव्यमान की संख्या है वो अभिक्रिया होने के पश्चात उनके द्रव्यमानों की संख्या है समान रहेगी। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, तो रासायनिक ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण इस पर निर्भर करती है। तो अभी पहले मैं आपको इतना बताता हूँ, देखो अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो सिंपल सी आपके सारे जो मैंने आपको समझाया है वही बातें हैं सारी कि रासायनिक अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात, आपको कोई इतना ज़्यादा कोई रटना नहीं है, बस समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में, तो उसको अपन क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसके 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के। 2 एग्जाम्पल क्या बताए थे कि पहला, मैग्नीशियम के दहन होने पर मैग्नीशियम श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। मैग्नीशियम का जब दहन होगा तो मैग्नीशियम किस में बदल जाएगा? मैग्नीशियम चूर्ण में बदल जाएगा। मैग्नीशियम चूर्ण में बदल जाएगा। जैसे Mg है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। समझ में आ गई बात? तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, ये पहले बता दिया हमने, जिससे क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। तो एक तो एग्जाम्पल ये पढ़ा था
और एक एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था दानेदार जिंक का, कि दानेदार जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, Zn। पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी आपके। और हाइड्रोजन गैस निकल गई तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। इससे अपन वापस उसी पदार्थ को नहीं बदल सकते उसमें। फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो 4 परिवर्तन बताए थे मैंने, अवस्था में, ताप में, रंग में और गैस का बाहर निकलना। ये रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ी थी? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब अपन रासायनिक अभिक्रिया है उसको सूत्र, संकेत या प्रतीक के रूप में लिखते हैं, सूत्र, संकेत या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब रासायनिक समीकरण में मैंने आपको कई बातें बताई थी कि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है, दाईं तरफ होता है वो बाईं तरफ अभिकारक होता है या क्रियाकारक, दाईं तरफ होता है वो उत्पाद या क्रियाफल होता है। बीच में तीर का निशान होता है और ये तीर का निशान किसको दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा को दर्शाएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दिशा होती है उसको दर्शाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मैंने बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया मैंने पढ़ा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या है उत्पाद के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या के बराबर होगी। तो ये परिभाषा है ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। तो दोनों तरफ परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होगा? बराबर होगा। मैंने बताया था जैसे हाइड्रोजन का 1 है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो इनका द्रव्यमान भी बराबर होगा। ऐसे समीकरण को अपन क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ZnSO4 जिंक ZnSO4 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 प्लस H2 बना दिया। ये कौन से नियम पर पालन करती है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। कौन से नियम पर करती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है इस अभिक्रिया के दौरान न तो रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता और न ही रासायनिक अभिक्रिया के इसको नष्ट किया जा सकता, नहीं इसको बनाया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहेगी तो उनका द्रव्यमान भी क्या रहेगा? समान रहेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान के संरक्षण पर पालन करती है या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं आगे देखो अपने असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित पढ़ लिया, अब अपन देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में अपने बताया कि दोनों तरफ यानी अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है? बराबर है। इधर इसके विपरीत हो जाएगा कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और इधर कौन है? उत्पाद। इन दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या समान नहीं होगी, समान नहीं होगी। अगर समान होती है तो वो संतुलित हो जाती है। असंतुलित है इसका मतलब ऐसी रासायनिक के समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है या बराबर नहीं होती है, उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय समीकरण। समझ में आया? जैसे अपन एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। ये आपको समीकरण संतुलित करना सीखना है, ठीक है ना। तो अब अपना नया टॉपिक लेते हैं अपन समीकरण को असंतुलित
समीकरण को संतुलित करना। समीकरण संतुलित को संतुलित करना। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे अपने एक समीकरण लिए मैंने आपकी बुक में दे रखी है, Fe यानी दो ही की अभिक्रिया अपने पानी के साथ करवाई, जल के साथ H2 के साथ, तो बन जाता है अपना Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है H2 के रूप में। तो ये आपकी समीकरण है, इसको देखो आप संतुलित है क्या ये समीकरण। इधर देखो Fe कितने हैं, Fe कितने हैं, 1 है, और इधर Fe कितने हैं, 3 है। ये पैरों में लगे हुए गिनती में आते हैं। Fe कितने हैं, 3 है, और इधर Fe कितना है, 1 ही है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, कितने लगे हुए हैं, 4, ऑक्सीजन 4। मतलब ऐसे इस टाइप से आगे या तो पैरों में लगा है जैसे 2, उसको भी गिनेंगे, और आगे लगा है तो उसको भी गिनेंगे। तो अभी ऑक्सीजन की बात करें तो ये गुना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। और सीधे अगर ऐसे ऑक्सीजन के पैरों में 2 लगाए तो ये ऑक्सीजन 2 हो गए। इसी संख्या के आगे 4 लगाए तो इसका मतलब ये कितने हुए, 4। और पैरों और आगे दोनों लगाए तो उनको गुणा करके देख लेंगे तो कितने हुए, वो 12। ये बात ध्यान रखनी, इससे आप सीखोगे, ठीक है ना। एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये इस चैप्टर में प्रत्येक जगह अपने समीकरण है वो आएगी, उसको संतुलित भी करना होगा। तो आपको ध्यान से इसको समझना है। देखो रासायनिक, इसमें कितना Fe कितना है, 1, और इसमें Fe 3, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2, इसमें 2, हाइड्रोजन बराबर है ऑक्सीजन इसमें 1, और इसमें कितने हो गए, 4। समझे। तो सबसे पहले अपने सभी समीकरण संतुलित करो। तो बार बार बॉक्स बनाने के लिए एक बार मैं बता देता हूँ, ये बॉक्स बना दिया समीकरण में, क्या बना दिया, ये बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स क्यों बनाया हमने, ये बॉक्स क्यों बनाया मैंने, ये बॉक्स इसलिए बनाया ताकि इस बॉक्स के अंदर अपने को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, यानी अपने को जो भी संतुलित करना है वो अपने को इसके अंदर नहीं करना है। अपने ऐसे नहीं कि इसके बीच में यहाँ लगा दें, जैसे Fe3O4 है और अपने को कहते संतुलित करना उसको तो यहाँ 2 लगा दें, नहीं लगेगा। इसलिए ये बॉक्स बताया है। अपने को बार बार बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको बॉक्स लगा दीजिए, इसमें अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बॉक्स के अंदर जो भी कुछ करना है वो बाहर करना है, और बाहर भी वो लगेगी संख्या वो आगे लगेगी, यहाँ 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 और यहाँ। जो भी अपने को संख्या जोड़नी है, अगर आप संतुलित करना चाहते हो तो वो यहाँ आगे लगेगी। ऐसे नहीं कि अपन ऊपर लगा दें या इस साइड में लगा दें, जैसे आपने कहा कि हाइड्रोजन 4 करने में तो 2 यहाँ लगा देता हूँ तो 4 होगा, ये भी नहीं। या इस पर स्क्वायर के रूप में लगा दें तो ये भी नहीं चलेगा आपके। तो ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको क्या बनाया, ये बॉक्स बनाया, पहली बात, ठीक है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले वो तत्व देखते हैं अपन, उस तत्व के परमाणु को देखते हैं जो सबसे ज्यादा है। जैसे ऑक्सीजन अपना, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है अपना, 1 ही है। तो इस ऑक्सीजन को कितने से गुणा करें कि ये 4 हो जाए, बताओ। इधर 4 है और इधर 1 है, 1 को कितने से गुणा करें ये 4 हो जाए, कितने से करेंगे, 4 से करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ 4 से गुणा करना है तो 4 अपन यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर अपने कुछ लगाना है तो आगे लगाना है अपने को। इसका मतलब अपना हो गया 4H2, जल कितने हो गए, 4H2, 4 हो गए, 4H2। तो अब देखो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए 4 हो गए। इधर अब देखो Fe कितना है, इधर 3 है, और इधर Fe कितना है, 3 है। तो इसको बराबर बनाना है, इसको बराबर बनाना है तो 3 लगाना है अपने को। तो यहाँ इधर 3 लगाना है अपने को, इस साइड में अपन 3 लगा सकते हैं, ये संतुलित कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन देखो पहले 2 थे, लेकिन अब हाइड्रोजन ये बाहर वाली संख्या है, दोनों संख्या से गुणा होगी, यानी ऑक्सीजन से गुणा के 4 हो गए, और हाइड्रोजन को मैं बताया था 2 पहले थे, ये बाहर वाली से गुणा होगी, 2 को 4 से गुणा करोगे तब कितनी होगी, 8। कितने हो गए, 8। अब इस 2 को कितने से अपन गुणा करेंगे, 8 हो जाएंगे, तो कितने से करेंगे, 4 से। तो ये आपकी समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। इस समीकरण को अपने से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट प्लस 4H2O, एक का निशान
समीकरण क्या होगी? संतुलित समीकरण होगी। क्या होगी? संतुलित समीकरण। समझ में आएगा? ये आपकी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो इस टाइप से आपको समीकरण को संतुलित करना सीखना है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं आपको एक समीकरण देता हूँ, H2 प्लस N2, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस ये दोनों मिलके अमोनिया बनाती है। इसका सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। H2 प्लस N2 मिलके क्या बनाती है? अमोनिया गैस बनाती है, जिसका सूत्र होता है NH3। इसको अपने को संतुलित करना है। तो वही मैंने कह दिया, इसके अंदर अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये बॉक्स बना दिए लो, जो भी कुछ करना है अपने को बाहर लगाना है। ये लो, इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये अब देखो, अपने हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 3 है, और इधर 2 ही। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2 है, और इधर कितना है? 1 है अपना। तो सबसे पहले अपन किसको सरल करते हैं? किसको? यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो इस नाइट्रोजन को 2 बनाते हैं। देखो 2 बनाते हैं। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 3 तो पहले थे, अब 2 लगा दिया तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। गुणा करना है, 3 दूनी 6 हो गए। और इधर कितने हैं? 2 ही है, तो कितने से गुणा करें? ये 6 हो जाएगा। 2 को कितने से गुणा करें? 6 हो जाएगा, 3 से। तो ये आपकी क्या हो गई? समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। इस टाइप से अपने को समीकरणों को क्या करना है? संतुलित करना है। अपने सिलेबस में चैप्टर में खूब सारे समीकरण हैं, जिनको आपको क्या करना है? सरल करना है। ठीक है, अब मैं एक समीकरण और देता हूँ आपको, जिसको आप उसमें कुछ शॉर्ट करके दिखाओ। H2 प्लस Cl2, इसको आप करके बताओ जल्दी से। HCl जल्दी से करके बताओ।